हाँ भाई, तो परमाणु के बाद अपना जो चैप्टर शुरू हो रहा है कौन सा है? नाविक है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा? 13। और ये बोर्ड की परीक्षाओं में कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है, जिसमें से एक शॉर्ट नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 2 नंबर के क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। तो इसमें हम नाविक में क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है नाविकी भौतिकी। जो नाविक के बारे में हमें अध्ययन कराती हो या नाविक के बारे में जो बताती है उसे हम क्या कहेंगे? नाविकी भौतिकी। उसके आकार के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके द्रव्यमान के बारे में, उसके घनत्व के बारे में, ठीक है, जो हमें जानकारी दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? नाविकी भौतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाविक की संरचना, आकार, नाविक के कार्यरत बल, नाभिकीय ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता है उसे नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। मतलब नाविक के द्वारा किस तरह से बल उत्पन्न होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर चारों ओर चक्कर लगाने के लिए किस तरह से प्रेरित करता है, तो उसके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं या करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। फिर नाविक के बारे में जिसने बताया वो आपके रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था और उस मॉडल के द्वारा नाविक की खोज हुई। तो उन्होंने किस तरह से बताया कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म भाग में संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी स्वर्ण पत्रिका पे कराई तो 20,000 अल्फा कणों में से सिर्फ एक अल्फा कण जो था उसी पथ पर वापस आ रहा था। तो उससे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक धनावेशित गोला है जो उसकी प्रकृति क्या है? धनात्मक है और अल्फा कण को वापस भेज रहा है। तो अल्फा कण की प्रकृति धनात्मक और नाविक की भी प्रकृति कैसी? धनात्मक। तो वहां से प्रतिकर्षण की वजह से वो जो क्या हुआ? अल्फा कण उसी पथ पर क्या आ गया? वापस आ रहा था। तो नाविक 2 मूल कण होते हैं। पहला कौन सा है? धनावेशित प्रोटॉन है। दूसरा कौन सा है? उदासीन कण न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन के हमेशा साथ में ही रहता है, ये कभी भी इसे अलग नहीं किया जा सकता। किससे? प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से। ऐसी क्या है? नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ये एटॉमिक मास ऑफ यूनिट के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के जो तत्व जो होते हैं उनके द्रव्यमानों का निर्धारण करते हैं इस एटॉमिक मास के माध्यम से। यह द्रव्यमान का छोटा मात्रक होता है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन किया जाता है, जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं? यू से प्रेजेंट करते हैं। यू से भी कर सकते हैं, AMU से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक U बराबर कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बट्टे कितना आ रहा है? 12। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1.992647 इंटू 10 की पावर कितना? 26 kg बट्टे में कितना? 12। जब इस 12 का इसमें डिवाइड देंगे तो एक U का मान कितना आ रहा है? 1.660539 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg आ रहा है एक U का मान। इस U के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है ये फिक्स है, हमें याद करना पड़ेगा और ये न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता, वहां पर इसकी वैल्यू लगानी पड़ती है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg है। अब एक U में कितने होगा इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान? तो 1.00727 U होगा। इसी तरह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन तो 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। अब AU में कितना होगा? 1.00866 U के बराबर होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब U में कितना होगा?
0.00055 यू होगा। किसका ये मास आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास और इलेक्ट्रॉन के हमें क्या करने पड़ेंगे? इनके द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना याद करना पड़ेगा? 1.67 × 10⁻⁻27। ऐसे ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.67 × 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा 9.1 × 10 कितना? 31 kg। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.677 × 10 कितना? -27 kg। और यू में कितना होगा इसका? 1.00782 यू के बराबर होगा। अब इनका द्रव्यमान किसके माध्यम से निकाला गया? तो परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन द्रव्यमान वर्णक्रममापी या स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से किया जाता है। फिर एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल क्या है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक जिनके द्रव्यमान क्रमशः कितने? 34.98 यू तथा 36.98 यू है, जिनकी बहुलता 75.4% एवं 24.6% है। तो क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान निकालना है। तो औसत द्रव्यमान निकालने के लिए यहां पर क्या सूत्र है? M1P1 प्लस M2P2 अपॉन में क्या है? P1 प्लस P2। अब यहां से क्या लग दी? उसकी बहुलता लग दी 70.5 और उसका द्रव्यमान लग दिया। ऐसे ही दूसरे वाले का रखा 24.6, दूसरे की परसेंटेज रखी 36.98, फिर P1 प्लस P2 के भी मान रख दिए 24.6 और 75.4 रख दिया इसके वैल्यू। तो क्लोरीन का जो औसत जो द्रव्यमान निकल के आया, तो इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करके कितना आएगा? 35.47 यू के बराबर निकल के आया। अब है यहां पर नाविकों का वर्गीकरण। नाविकों का वर्गीकरण किस तरह कि नाविक को कितने भागों में किस तरह से विभाजित किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर उसका वर्गीकरण है। और इसका वर्गीकरण किस तरह से है? तो पहला जो वर्गीकरण में यहाँ पर नाम दिया जा रहा है वो समस्थानिक, मतलब उसके सम स्थान है। मतलब किसका? सम प्रोटोनिक, मतलब जिसमें प्रोटॉन की संख्या कैसी हो? समान हो, उसे क्या बोला गया? सम प्रोटोनिक बोला गया। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या कैसी हो? अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कैसे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु के समस्थानिक प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम 2H21, ऐसे टाइटेनियम 31H है। तो यहां पर देखिए कि यहाँ प्रोटॉन की संख्या तीनों में कैसी आ रही है? समान आ रही है कि नहीं आ रही है? नीचे वाला बेस कैसा है? तीनों का सेम है कि नहीं है? जबकि ऊपर वाला देखिए पावर जो देखो, ये देखो भिन्न है कि नहीं है? ऊपर वाली यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ पर कैसी आ रही है? 3 आ रही है। तो नीचे वाले प्रोटॉन की संख्या कैसी है? इसमें समान है, इसीलिए इसे क्या बोला गया? सम प्रोटोनिक। अब यहां पर सम प्रोटोनिक है तो कह सकते हैं कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने क्या होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है। तो तीनों में क्या आ रहे हैं? यहां पर प्रोटॉन की संख्या समान आ रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी आ रही है? समान आ रही है। अब क्या करें? इसके थोड़े से गुण हैं सम प्रोटोनिक के। वो क्या है? एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे हो रहे हैं? समान हो रहे हैं। अतः इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। अब देखो यहां से प्लूटोनियम का एक, ड्यूटेरियम का एक, ट्राइटेनियम का क्या एक, ये किसके हैं? सारे के सारे समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। और हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लूटोनियम के लिए अलग आवर्त सारणी बनाई गई हो, ड्यूटेरियम के लिए अलग से आवर्त सारणी बनाई गई हो और टाइटेनियम के लिए अलग आवर्त सारणी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हाइड्रोजन के क्या है? समस्थानिक हैं, उस जैसे गुण को प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इसे आवर्त सारणी में क्या है? एक नंबर पर रखा गया है। किसको? हाइड्रोजन को। फिर क्या करा है?
एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक कैसे हैं? समान हैं, अतः इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। एक तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। इनकी भौतिक गुण कैसे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कैसे हैं? अलग अलग हैं, जबकि केमिकल क्वांटिटीज कैसी हैं? सेम टू सेम है। फिर नेक्स्ट आ रहा है समप्रोटोनिक के बाद समभारिक। समभारिक का मतलब है जिसका भार समान हो। क्या हो? समभारिक मतलब जिसका भार समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। वे परमाणु जिनके लिए प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। अभी हमने क्या पढ़ा? जिसमें प्रोटॉन की संख्या कैसी? समान। लेकिन ये क्या करा है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो? भिन्न भिन्न हो, तथा द्रव्यमान संख्या एक समान हो। उसकी द्रव्यमान संख्या कैसी हो? एक समान हो। उसे क्या कहेंगे हम? समभारिक परमाणु कहते हैं। जैसे देखो, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो कार्बन के ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या कैसी है? समान है, जबकि क्रमांक 6 और 7 है। अरे 6 और 7 है, कार्बन का कितना है? 6, नाइट्रोजन का कितना है? 7, जबकि यहां पर द्रव्यमान संख्या कैसी आ रही है? समान। इसीलिए इसे क्या बोला गया? द्रव्यमान संख्या समान बोला गया। दूसरा हमारे क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? हीलियम है। यहां पर क्या है? देखो, ये दोनों भिन्न है कि नहीं क्रमांक, और जबकि द्रव्यमान संख्या कैसी है? समान है कि नहीं है? यहाँ 3 आ रही है, यहां पर भी 3 आ रही है, इसीलिए इसे क्या बोला गया? द्रव्यमान संख्या समान बोलेंगे। दूसरा कौन सी हमारे पास? ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, जिसमें यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। ये दोनों भिन्न भिन्न है, जबकि द्रव्यमान संख्या कैसी आ रही है? दोनों की समान आ रही है। 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, तो द्रव्यमान संख्या समान है, और जबकि क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? समभारिक तत्व कहते हैं। समभारिकों के रासायनिक गुण व भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों कैसी होती हैं? चेंजिंग होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है साहब। फिर आता है सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? कि ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अर्थात उसी नाम से पता चल रहा है कि क्या सम है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है? समान है, इसीलिए उसे क्या बोला जा रहा है? सम न्यूट्रॉनिक बोला जा रहा है। तो देखो, क्या वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न हो, और जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो? समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या कैसी कह रहा है? समान है। अब जैसे हमारे पास क्या है? लिथियम है और बेरिलियम है। अब लिथियम और बेरिलियम में न्यूट्रॉन की संख्या किस तरह से समान है, वो हम देखते हैं। अब देखो, हम इस 7 में से इस 3 को घटाएंगे, इस 7 में से 3 को घटा रहे हैं, तो हमारे कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ऐसे ही इस 8 में से इस 4 को घटाएंगे तो भी हमारे कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? इसीलिए इसे क्या बोला गया? सम न्यूट्रॉनिक तत्व बोले गए। दूसरा कौन सा है हमारे पास? सोडियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम है। सोडियम और मैग्नीशियम है, तो सोडियम में क्या 23 में से 11 घटाया तो हमारे कितने आए? 12 आए। और ऐसे ही 24 में से 12 घटाए तो कितने आए? 12 आए। तो इसमें देखो, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी आ रही है? समान आ रही है, और न्यूट्रॉन की संख्या समान आ रही है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है? सम न्यूट्रॉनिक तत्व बोले जा रहे हैं। तो सम न्यूट्रॉन में कौन सी हमने तुलना की? लिथियम और बेरिलियम में की, और सोडियम और मैग्नीशियम में की। इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है? सम न्यूट्रॉनिक तत्व बोले जा रहा है। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है? प्रतीक नाभिक और प्रतीप नाभिक है। प्रतीप नाभिक क्या होता है? कि वे परमाणु या नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो। क्या बोल रहा है? द्रव्यमान संख्या एक समान हो, लेकिन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या परस्पर क्या हो? परिवर्तित हो, उसे क्या कहेंगे? प्रतीप नाभिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है
क्या है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन कैसे कहां से आया, देखो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और चैडविक ने किस तरह से न्यूट्रॉन की खोज की वो देखिए। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार कराई। किस पर बौछार कराई, बेरिलियम पर अल्फा कणों की। अल्फा कण कौन से होंगे, He होंगे, हीलियम पर क्या कराई, बौछार कराई, जिससे उदासीन कण न्यूट्रॉन क्या निकला, बाहर निकला। वो किस तरह से निकला, ध्यान से देखना कि बेरिलियम है उस पर क्या कराई, हीलियम मतलब हाइड्रो अल्फा कणों की बौछार कराई, या मान लो कि बेरिलियम को अल्फा कणों के साथ अभिक्रिया कराई, और अभिक्रिया कराने की वजह से तो क्या हुआ कि यहां पर 4 है, यहां 2 है, 2 और 4 कितना हुआ, 6 तत्व वाला है, तो मतलब कार्बन बन गया, बना कि नहीं बना कार्बन। जबकि देखो यहाँ 9 और ये 4 है, 9 और 4 हमारे 13 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर कार्बन बना, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 12, ये तो कार्बन बन गया। अब देखो प्लस में क्या लिखा, यहाँ 6 तो यहाँ पर कितना आएगा 0, और ऊपर कितना बचा, मतलब 13 होना चाहिए था, परंतु आया कितना यहाँ पर 12, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ 1 बचा। तो ये जो उदासीन तत्व जो है यही क्या है, हमारा न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन जो है सबसे ज्यादा क्रियाशाली एक तत्व होता है, जिसमें यूरेनियम होते हैं, रेडियम होते हैं। तो रेडियम और यूरेनियम में जो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो तुलना की जाती है वो कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इस न्यूट्रॉन के माध्यम से ही रेडियो एक्टिव तत्व को होते हैं सक्रिय पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ बनते हैं। तो अब यहां पर सक्रिय पदार्थ बनते हैं तो क्या करते हैं, सक्रिय पदार्थ करते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसा तत्व है, उदासीन, जिस पर क्या नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। आवेश नहीं होगा तो ये क्या करता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, ये बिल्कुल सीधे निकल जाता है। किस तरह से निकलेगा, बिल्कुल सीधे। इधर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर वैद्युत क्षेत्र है, और उसके बीचों बीच से इसे गुजारा जाए तो ये क्या होगा, बगैर प्रभावित हुए सीधे के सीधे क्या हो जाता है, निकल जाता है। अरे क्या होता है, ये बिल्कुल सीधे निकल जाता है। इसीलिए इस तत्व को क्या बोला जा रहा है, उदासीन तत्व बोला जा रहा है। तो देखो क्या करा है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। मैंने अभी बताया कि इधर वैद्युत क्षेत्र है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, और इसे गुजारा जाएगा न्यूट्रॉन को तो ये बगैर विक्षेपित हुए क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। नाभिक में किसके साथ पाया जाता है, प्रोटॉन के साथ। अर्थात प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, प्रोटॉन के से अलग नहीं किया जा सकता। किसको, न्यूट्रॉन को अलग नहीं किया जा सकता। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg है। अर्थात U में कितना होगा, 1.00866 U होता है। AU में कितना होता है इसका, 1.00866 U के बराबर होता है। किसका मास है, ये न्यूट्रॉन का मास है। यह नाभिक में स्थायी अवस्था में होता है। अब नाभिक में स्थायी अवस्था में तो इसे बाहर तो निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह हमेशा किसके साथ रहता है, प्रोटॉन के साथ रहता है, और प्रोटॉन के साथ रहेगा तो ये कभी भी क्या नहीं कर सकता, बाहर क्रियाशील नहीं होगा। नाभिक के बाहर मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, अर्थात ये अकेला नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता, अकेला नहीं घूम सकता। कौन नहीं घूम सकता, न्यूट्रॉन अकेला नहीं घूम सकता। अर्थात ये हमेशा प्रोटॉन के साथ ही क्या होता है, साथ में ही रहता है। तो कह सकते हैं कि इसे प्रोटॉन से अलग करना क्या है, असंभव है। प्रोटॉन से क्या नहीं कराया जा सकता, इसको अलग नहीं कराया जा सकता। न्यूट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है न्यूट्रॉन की क्वांटम संख्या, 1/2 होती है। फिर देखो यहां पर क्या, किसी परमाणु के प्रतीक चिन्ह को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, XAZ, ये क्रमांक को प्रेजेंट कर रहा है,
ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? द्रव्यमान संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। तो देखो जहां Z परमाणु क्रमांक को प्रेजेंट कर रहा है नीचे वाला, ए द्रव्यमान संख्या को ऊपर प्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहां पर जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। ये प्रोटॉन की संख्या जितनी की जितनी होती है उतनी की उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। ठीक है साहब। फिर क्या आया? ए द्रव्यमान संख्या आ रहा है। ए क्या आ रहा है? द्रव्यमान संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। फिर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे? इसे एन से प्रेजेंट करेंगे। कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? देखो प्रोटॉन की संख्या वही सेम टू सेम होती है जो परमाणु क्रमांक की होती है, अर्थात जो Z होता है वही क्या है? प्रोटॉन की संख्या है, वही की वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? इस द्रव्यमान में से इस क्रमांक को घटा दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं? संख्या को निकाल सकते हैं। अर्थात ए में से किसको घटाएं? Z को घटाएं तो किसकी संख्या निकल के आती है? किसकी निकल के आती है? न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आती है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है नाविक का आकार। नाविक का आकार मानो नया नाविक का साइज है तो क्या है उसका? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जब 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी हाई एनर्जी, कितनी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों की सोने की पिन्नी पर बौछार कराई तो अल्फा कण नाविक से न्यूनतम दूरी 4 × 10⁻14 मीटर से वापस आया प्राप्त हुई। इसलिए नाविक का आकार इससे भी क्या होना चाहिए? कम। जब अल्फा कण किसके पास गया? नाविक के पास गया तो नाविक ने इसे प्रतिकर्षण बल के प्रभाव की वजह से इसे क्या कर दिया? वापस किया। जिस स्थिति से इसे वापस किया था तो वो कौन सी दूरी थी आपकी? 4 × 10⁻14। फिर नाविक भी तो उसमें उपस्थित था तो नाविक की ना कुछ न कुछ स्थिति होगी। तो वहां पर उसके कहने के अनुसार नाविक का जो साइज जो निर्धारित किया गया था वो 1 फर्मी के बराबर किया गया। कितना माना गया? 1 फर्मी के बराबर माना गया। अर्थात नाविक की जो त्रिज्या है लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। अब ये नाविक जो है प्रोटॉन से लगभग 1 लाख गुना छोटा है। प्रोटॉन कितना? 10 की घात कितने हैं आपके? 10। और जबकि ये कितना है? 15। तो लगभग कितने गुना छोटा? 1 लाख गुना छोटा है। कौन? नाविक। किससे? प्रोटॉन से, तो परमाणु से। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि नाविक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या ए के क्या होती है? घनमूल के समानुपाती होती है। अर्थात त्रिज्या किसके? द्रव्यमान संख्या ए के घनमूल के समानुपाती होती है। जब समानुपाती को हटाया तो एक नियत चीज लगाई R0। इस R0 को क्या कहते हैं? ये फिक्स है नाविक के लिए। R0 यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम क्या करें? त्रिज्या करें, जिसकी वैल्यू जो होती है 1.2 × 10⁻⁻15। यह एक क्या है? नियतांक वैल्यू है। इसी के आधार से हम किसी भी तत्व की क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये नाविक की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। नाविक की त्रिज्या कितनी हुई? 1.2 × 10⁻⁻के कितनी हुई? 15 हुई। कितनी हुई? 1.2 × 10⁻⁻15 किसकी त्रिज्या हो गई आपकी? नाविक की आ गई। आई कि नहीं आई? अब देखो इसी के आधार से हम आगे इसकी एक हमारे पास एक एग्जांपल है, उसके आधार से हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। वो त्रिज्या क्या है? देखो कि हमारे पास कि एक एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम की हमें त्रिज्या निकालनी है। एल्युमिनियम नाविक की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या करा? इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27 है। तो हमारे पास सूत्र क्या है? R बराबर R0 A की पावर 1/3। R बराबर R0 और A की पावर कितनी है? 1/3 है। अब हमने क्या किया? इस R0 का मान 1.2 × 10⁻⁻15 लगा दिया। फिर A का मान कितना लगाया? 27।
27 लग दिया। अब 27 कैसे होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार यदि हम करें तो, और इसका क्या निकालें, घन क्यूब निकालें, तो बाहर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, घन क्यूब ऐसे तो निकालते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका हमें क्या निकालना है, घन क्यूब, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस 127 का जो 1/3 का जो घन क्यूब जो निकल के आएगा वो कितना आया, 3 निकल के आया। अब इस 3 का गुणा 1.2 में करेंगे, तो 1.2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अर्थात ये एल्युमिनियम की क्या निकल के आई, क्या निकल के आई, त्रिज्या निकल के आई, एल्युमिनियम की रेडियस निकल के आई। तो हम नाभिक की त्रिज्या ज्ञात होने की वजह से हम किसी भी तत्व की क्या निकाल सकते हैं, उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसी बात के बाद नाभिक का आयतन। अब नाभिक का आयतन क्या कि रदरफोर्ड ने नाभिक को कैसे माना, एक धनावेशित गोला माना, क्या माना, धनावेशित गोला माना, और गोले का कोई ना कोई आयतन होता है, और आयतन होता है तो इसका कोई द्रव्यमान होगा। तो इसी के आधार से क्या किया कि माना कि एक r त्रिज्या के नाभिक का आयतन, क्यों गोला है और गोले का आयतन क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये क्या हो गया उसका आयतन गोले के लिए 4/3 पाई r क्यूब मान लिया। फिर यहां से क्या किया, v बराबर 4/3 पाई, इस r की जगह ये वैल्यू रख दी r0 a की पावर 1/3, r की जगह ये वाली वैल्यू रखी तो क्या आया, 4/3 पाई r0 a की पावर यहाँ 1/3 थी, और उसके भी क्या थी, क्यूब भी था, तो 1/3 क्या हो गया, क्यूब से कट गया। कैसे कटा कि ये मान लो कि a की पावर, यहाँ r की पावर कितनी है, 3 है, और a की पावर पहले से यहाँ थी, तो 3 से ये 3 कर जाएगा, तो a की पावर कितनी आई, यहाँ पर 1 आ गई। ठीक है साहब, अब देखो यहां से हमारा जो आयतन जो निकल के आया 4/3 पाई, r0 की पावर कितनी है, 3 है, r0 की पावर कितनी, 3 a। फिर यहां से कह सकते हैं कि आयतन जो होता है द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात नाभिक का जो आयतन किसके समानुपाती, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। अतः नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। अब हमें निकालना है नाभिक का घनत्व निकालना है। तो नाभिक का घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है सूत्र, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम क्या करें, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन है तो दो कितना मान रहे हैं यहाँ पे, नाभिक का घनत्व रो, घनत्व को किससे प्रेजेंट करते हैं, रो से प्रेजेंट करते हैं। तो रो बराबर नाभिक का द्रव्यमान, तो ए ये क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 की, ये मतलब यू का मान है, बट्टे में 4/3 पाई r0 की पावर 3 इंटू ए। ये 3 कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, अरे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब देखो ऊपर पहुंच गया, देखो 3 ऊपर पहुंच गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 जैसा कि वैसा है। इस ए से इस ए को काट दिया, ए से ए को काट दिया, फिर 4 है, इस पाई का मान कितना 3.14, पाई का मान कितना 3.14, फिर r0 की वैल्यू कितनी थी हमने 1.2 इंटू 10 की पावर -15 का होल क्यूब, कितना है होल क्यूब। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और पूरी वैल्यू को सॉल्व करके कितना मान आएगा 2.38 इंटू 10 की पावर 17 केजी प्रति कितना आया मीटर क्यूब आया। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, नाभिक का घनत्व निकाल लिया। अब एक चीज देखो, क्या यहां पर द्रव्यमान संख्या आई और द्रव्यमान संख्या नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि नाभिक का जो घनत्व जो होता है द्रव्यमान संख्या पर क्या नहीं होता, निर्भर नहीं होता। अर्थात नाभिकीय घनत्व
सभी नाविकों के लिए नियत रहता है। सभी के लिए कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। क्यों एक समान रहेगा? क्योंकि वो द्रव्यमान संख्या पर क्या नहीं आ रहा? निर्भर नहीं होता। तो हाइड्रोजन के लिए भी वही है, हीलियम के लिए भी वही है, वही कार्बन के लिए भी है। क्योंकि यहाँ द्रव्यमान संख्या आता तो उसके लिए अलग अलग होता, लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं रहा और आ नहीं रहा, तो सभी के लिए कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो देखो क्या है कि लोहे के नाविक का द्रव्यमान कितना? 55.85 यू आ रहा है। कितना दिया जा रहा है? 55.85 यू। और उसका द्रव्यमान कितना दिया? 56 दिया। इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात करो। कितना निकालना है? नाभिकीय घनत्व निकालना है, फेरस के लिए निकालना है। अभी हमने क्या देखा कि सभी तत्वों के लिए नाभिकीय घनत्व जो होता है वो कैसा रहता है? एक समान होता है। तो लगभग वो जैसा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि सभी तत्वों का नाभिक घनत्व कैसा रहेगा? एक समान रहेगा, अर्थात द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर क्या कर दिया? मास हमें दे रहा है फेरस का, मतलब आयरन का दे रहा है, वो कितना? 55.85 दे रहा है। अब एक यू को हटाते हैं तब हम किसका गुणा करते हैं? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 से गुणा करते हैं। गुणा कर दिया तो नाभिक का घनत्व निकालना है, रो बराबर द्रव्यमान बट्टे कितना लेंगे? आयतन। तो द्रव्यमान कितना हुआ? 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? -27। आयतन 4/3 पाई r0 क्यू ए। 3 कहां पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा। पाई का मान रखेंगे, r0 का मान कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर -15 का होल क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ ए का मतलब 56 दे रहा है, फेरस के लिए दे रहा है तो 56 लगा दिया। इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 2.29 इंटू 10 की पावर 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने 17 पढ़ा था नहीं कि पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हर तत्व के लिए नाभिकीय घनत्व कैसा रहता है? एक समान होता है। अब अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया कि एल्युमिनियम की हमें त्रिज्या निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। फिर हमारे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण। अब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण था क्या? 1905 में आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही क्या है? द्रव्यमान है। लेकिन 1905 से पहले या आइंस्टीन के समीकरण से पहले सभी द्रव्यमान को क्या समझते थे? ऊर्जा से भिन्न समझते थे, अलग समझते थे कि ऊर्जा अलग है और द्रव्यमान अलग है। लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया कि ऊर्जा ही क्या है? द्रव्यमान है और द्रव्यमान ही क्या है? ऊर्जा है। तो उसी के सिद्धांत पर उनका समीकरण क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। वो क्या है? देखिए, आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप है। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से संबंधित कर सकते हैं। अर्थात E बराबर क्या? mc स्क्वायर। E बराबर क्या? mc स्क्वायर। E क्या है यहाँ पर? ऊर्जा है। m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान है। c यहाँ पर प्रकाश का वेग है। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या हो गया? E बराबर mc स्क्वायर हो गया। तो c यहाँ प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। m द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा E है, अर्थात ऊर्जा किसके बराबर है? द्रव्यमान के बराबर है। इसका एक क्वेश्चन है, वो देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। अर्थात कि 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होगी वो निकालनी है। 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होगी हमें वो निकालनी है। तो क्या किया? m बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया? केजी में कन्वर्ट कर दिया। और केजी का मान कितना होता है? 10 की पावर -3 केजी। E बराबर mc। m का मान कितना लगाया? 10 की पावर -3। c का मान अभी हमें पता है, प्रकाश का वेग है, वो कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर।
जब होल स्क्वायर करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ई का मान 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल, अर्थात 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है, 9 इंटू 10 की घात 13 जूल के बराबर ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर दूसरा एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या कि एक यू परमाणु द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा क्या होगी, मतलब एक AMU में एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में कितनी ऊर्जा होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो एक U बराबर कितना होता है हमें पता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। अच्छा, E बराबर कितना mc स्क्वायर, m का मान कितना लगाएंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, C का मान कितना लगाएंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 जूल आएगा। कितना आएगा, जूल, अर्थात एक यू में कितने जूल आ रहे हैं, इतने जूल आ रहे हैं। लेकिन इस जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं। और भाग देने पर इसका जो मान जो निकल के आता है 931 पॉइंट इंटू 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 की घात 6 आ रही है तो इसे क्या कह सकते हैं, मेगा कह सकते हैं, अरे क्या कह सकते हैं, मेगा कह सकते हैं। तो इसकी ऊर्जा कितनी निकल के आई, एक यू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आई। अब ये ऊर्जा जो आ रही है एक यू के बराबर आ रही है। अब देखो यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन की मतलब ऊर्जा जो आ रही है इतनी आ रही है। अब यू में हमें देखना है तो 931 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन बटा कितना कर दिया हमने, सी स्क्वायर कर दिया। ये क्या आया, सी स्क्वायर, अर्थात एक यू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सी स्क्वायर आते हैं। आगे देखो हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, इसमें बंधन नाभिकीय बंधन ऊर्जा है। अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या, नाविक अपने चारों ओर एक बल का निर्माण करता है, उस निर्माण बल के प्रभाव की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बढ़ाने लगता है या तत्वों को बढ़ाने रखता है, तत्वों को बढ़ाने रखता है या छोटे छोटे कणों को अपनी ओर बढ़ाने रखता है। जिस बल से, उस बल को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ये तो अपने शब्दों में है। या मान लो किसी तत्व को तोड़ने के लिए जितने प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या उस बल की आवश्यकता पड़ेगी, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो क्या है नाभिकीय बल, हमें देखना है। तो नाभिकीय बल क्या था, किसी तत्व को या इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिस प्रकार के बल की आवश्यकता पड़ती है उस बल को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिकीय बल में से संबंधित पहले यहां पर क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा है। अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा में क्या, में पहली हेडिंग है द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान कमी। अब द्रव्यमान कमी क्या है, द्रव्यमान कमी क्या है, देखिए जब हम दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं, दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं और अभिक्रिया कराने के बाद उसका द्रव्यमान जो है कुछ न कुछ कम हो जाता है। और जो द्रव्यमान में जो कमी आ रही है, इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम कोई भी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, मान लो कोई छोटी सी एक चाय बना रहे हैं और चाय बना रहे हैं तो उसमें सभी पदार्थों का मिश्रण कर रहे हैं। पानी हमने इतना लिया, दूध इतना लिया, अदरक लिया, चीनी लिया, सभी को लिया, सभी का द्रव्यमान क्या रख लिया, अलग अलग नापा। और अलग अलग नापने के बाद हमने क्या किया, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद हमारे लास्ट में क्या बन गई, चाय बन गई। जो उसका वास्तविक जो द्रव्यमान था, मान लो हमने 250 ग्राम जो पानी या जो भी यूज किया था, तो इसकी मात्रा जो हमारे पास 150 ग्राम आ रही है। तो जो 100 ग्राम जो कमी हुई, वो कमी कहाँ गई, ऊर्जा के रूप में क्या हो गई, वो व्यय हो गई, मतलब खर्च हो गई। और व्यय खर्च हुई तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब ये मान लो कि एक बहुत बड़ा तत्व है, उस तत्व को हम क्या कर रहे हैं, या कोई पदार्थ है उसे हम तोड़ रहे हैं। जब उसे तोड़ रहे हैं तो जब टुकड़ों के अलग अलग द्रव्यमान नापेंगे तो उस वास्तविक जो बड़ा वाला तत्व था या पदार्थ था,
उसके द्रव्यमान से थोड़ा सा कम द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो ये जो द्रव्यमान कम हुआ वो ऊर्जा के रूप में क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसीलिए उस नष्ट होने वाली ऊर्जा में की वजह से उसके द्रव्यमान में जो कमी आ रही है, उस कमी को हम क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास A प्लस B है, ठीक है, तो C का जो द्रव्यमान जो निकल के आएगा इन दोनों के योग से कम आएगा। क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। अब मान लो कि ये C बहुत बड़ा एक पदार्थ था, इसे हमने दो भागों में तोड़ दिया और A और B में, किस में तोड़ा, A और B में। जब A का और B का अलग अलग द्रव्यमान नापे तो इसके द्रव्यमान से कुछ न कुछ दोनों के योग कम आएगा। ये दोनों का जो कम योग आ रहा है वो किस में नष्ट हो गया, ऊर्जा के रूप में नष्ट हो गया। और ऊर्जा के रूप में जो नष्ट हो रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं। तो योग से कुछ कम होता है, द्रव्यमान के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति किससे प्रेजेंट करते हैं, डेल एम से। तो डेल एम बराबर क्या है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, अर्थात डेल एम, ये क्या रहा है, डेल एम बराबर क्या आ गया, जेड एम पी। ये क्रमांक बताएगा कौन सा है, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसमें से हमें किसका निकालना है, नाभिक का द्रव्यमान घटाना है। किसका द्रव्यमान घटाना है, नाभिक का द्रव्यमान घटाना है। तो हमारे पास सूत्र क्या निकल के आया, एम डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से क्रमांक को घटाते हैं कि नहीं घटाते। तो ए में से किसको घटाया, जेड को, उसका गुणा किसमें है, ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन निकल के आया कि नहीं आया। उसमें से दोनों में से किसको घटाना है, नाभिक के द्रव्यमान को घटाना है। किसके द्रव्यमान को घटाना है, नाभिक के द्रव्यमान को। जो भी कमी आ रही है उस कमी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति। तो एम क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, एम पी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम एन क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है बंधन ऊर्जा। अब बंधन ऊर्जा क्या, किसी तत्व को जोड़ने के लिए, ठीक है, या बांधे रखने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। या तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं, ई चरणों में क्या आ रहा है, बी, या डेल ई अपॉन में बी। न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाने पर द्रव्यमान में कमी आ जाती है। यह द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखो, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी तत्व को तोड़ रहे हैं या किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो जो तोड़ने से उसके द्रव्यमान में कमी आई और ये द्रव्यमान में जो कमी आई वो किस में निकल गई, ऊर्जा में वय हो गई। क्या हो गई, ऊर्जा में वय हो गई। यदि किसी नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान क्षति डेल एम है तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितनी होगी, ई बराबर क्या, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अर्थात ये हमारी द्रव्यमान क्षति थी डेल एम, और द्रव्यमान क्षति कितना, यही तो द्रव्यमान क्षति थी, इसमें कितने का गुणा कर दिया हमने, प्रकाश की चाल का गुणा कर दिया। तो ई बराबर हमारा एम सी स्क्वायर भी तो था, आइंस्टीन का समीकरण यही तो था कि ई बराबर एम सी स्क्वायर। अरे ई बराबर कितना था, एम सी स्क्वायर। तो हमने ई का तो ये सेम टू सेम है ये। अब एम का मान कितना मान लिया, डेल एम माना, डेल एम, और डेल एम की वैल्यू कितनी मानी, डेल एम की वैल्यू कितनी मानी, इतनी मानी, और इसमें किससे गुणा कर दिया, सी का। तो ये एक आइंस्टीन का समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ आइंस्टीन का समीकरण। अब नेक्स्ट है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को किससे प्रेजेंट करते हैं,
EBN किससे प्रेजेंट करते हैं? EBN या डेल EBN से प्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, प्रति निक्लन बंधन ऊर्जा प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए, किसके लिए बोल रहा है? प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए नाविक की बंधन ऊर्जा को प्रति निकुलन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात प्रति का मतलब एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए नाविक की बंधन ऊर्जा को ही हम क्या कहेंगे? प्रति निकुलन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात इसमें किसका भाग दे रहे हैं? द्रव्यमान संख्या का भाग दे। किस में दे? बंधन ऊर्जा में। किसका भाग दे? बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग दे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रति निक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा हमारी कितनी थी? डेल एम इंटू सी स्क्वायर बट्टे कितना आ रहा है? ए। डेल एम का मान कितना? द्रव्यमान शक्ति के बराबर, और द्रव्यमान शक्ति हमारी कितनी थी? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस क्या? न्यूक्लियस का द्रव्यमान, फिर इंटू क्या कर दिया? सी बट्टा कितना आया हमारा? ए। यही क्या है? प्रति निकुलन बंधन ऊर्जा है। अब इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो देखना क्या है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना दे रहा है? 15.99 यू है। तो प्रति निकुलन बंधन ऊर्जा निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? ऑक्सीजन के लिए प्रति निकुलन बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 15.99 यू के रूप में दे रहा है। फिर 8 इलेक्ट्रॉन है किसके हमारे पास? ऑक्सीजन के। किसके? 8 परमाणु हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है किसके? ऑक्सीजन के। तो 8 इलेक्ट्रॉन उतने ही हमारे प्रोटॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 8 का गुणा जो हमारा जो वास्तविक इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है, जो मास होता है ए यू में, उससे गुणा कर दो। ए का गुणा करेंगे 8 से तो कितना आ गया? 0.00440 यू आया कि नहीं आया? तो ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान कितना है? 8। 16 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान माइनस 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब हमें इसमें से जो दे रहा था, हमें कितना दे रहा? 15.99 दे रहा, जबकि हमारे कितने निकाले? 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला। उसमें से क्या कर दिया? इसमें से माइनस कर दिया। माइनस किया तो कितना आया इसमें? 15.99 यू के बराबर आया। अच्छा, अब हमें क्या है? द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति कितना? जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस क्या है? न्यूक्लियस का क्या मास आ रहा है, इसे घटाना है। इसका सूत्र लगा के देखो, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं इसका, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। कितना निकल गया यहां पे कि जेड प्रोटॉन की संख्या कितनी? 8, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है कि नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं होती? तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से हमने किसका निकाल दिया? प्रोटॉन का एएमई पे जो मास था वो से गुणा कर दिया, माइनस न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन कितने? 8 का गुणा कर, जितना न्यूट्रॉन का यू का गुणा का मतलब मान होता है वो गुणा कर दिया। अब यहां से क्या, इसी नाभिक के लिए द्रव्यमान दे रहा था हमें, इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और उन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। इसका गुणा इसमें किया तो इतना आया, इसका गुणा इसमें किया तो इतना आया। इन दोनों को जोड़कर क्या कर दो? इसको घटा दो, और घटाएंगे तो हमारे इसका मान कितना आया? 16.12444 आया कि नहीं आया? फिर उसमें से किसको घटाना है? 15.99 को घटाना है। घटाएंगे तो कितना आया? डेल एम का मान 0.13691 आया कि नहीं आया? अब देखो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम का मान हमने यही तो निकाला, इंटू इसमें क्या कर दिया? सी का इंटू कर दिया। अब देखो सी का इंटू किया तो 0.13691। अब यहां से सी स्क्वायर यू का मान कितना? 931.5 था, हमने निकाला था पहले। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर दिया तो हमारी ऊर्जा कितनी आई? 127.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आई। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितनी हो गई? नाभिकीय बंधन प्रति निकुलन बंधन ऊर्जा क्या होती है? ईबी अपॉन में ए। ईबी का मान कितना? 127 पॉइंट इतना। अब यहां पर किसके लिए निकाल लें? ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना?
16 से क्या कर दिया, इसमें भाग दिया, और 16 से भाग दिया तो कितना है इसकी बंधन ऊर्जा, कितनी आई, 7.97, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई कि नहीं आई। ये क्या हो गया, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान निकल के आया। ठीक है, तो इससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है साहब।